हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आपके लिए पहले मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आई थी जहां मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से मॉड्यूल्स आपके लिए जरूरी हैं और हर मॉड्यूल में किस चैप्टर का क्या वेटेज रहेगा। आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हम अक्टूबर 2024 के क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे जो कि सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस से मैं लेकर आई हूँ। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर शिफ्ट 2 मैंने कवर किया है। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर किस किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, हम वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको अपने प्रिपरेशन में एक हेल्प मिल पाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या आपकी अप्रोच रहेगी एग्जाम से रिलेटेड। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने सारा सिलेबस कवर किया है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी जस्ट प्रिपरेशन शुरू करनी है, ये उनके लिए है जिनको ये भी नहीं पता है अभी कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे किस किस मॉड्यूल में रहते हैं। ओके, तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं वेटेज की, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मॉड्यूल ए का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। आगे की चीजें समझने के लिए आप एक काम कीजिएगा, जैप वाला के वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहां मेरी एएफएम की स्ट्रैटेजी वीडियो है, उसे एक बार देख लेना। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ओवरड्राफ्ट के बारे में। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे हमारी मॉड्यूल बी में इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर हमने कंपनीज के अलग अलग टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि अगर आप की बात कर रहे हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की और वहां पर उन्होंने ओवरड्राफ्ट लिया है जिसकी जो हमारी बैलेंस है वो नेगेटिव बैलेंस में आ गया है, तो कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, तब जब हम डबल एंट्री की बुक कीपिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब हम बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं तो बैंक अकाउंट में हम क्या कर रहे होते हैं, अगर अमाउंट हमारे पास आती है तो उसे क्रेडिट करते हैं और अगर अमाउंट हमारे पास से जाती है तो उसे डेबिट करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कंपनीज के अकाउंट की तो वहां ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैंक के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, इसलिए बैंक का जो अकाउंट होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे और पार्टनर का अकाउंट जो है उसे डेबिट कर रहे होंगे। वहां से पैसे निकालकर हम पेमेंट किसके अकाउंट में कर रहे हैं, बैंक अकाउंट में हमारा पेमेंट करेंगे जो बैंक में हमारा करेंट अकाउंट है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस आए थे। देखिए, कुछ क्वेश्चंस का मुझे लैंग्वेज याद है, कुछ का नहीं याद है, क्योंकि एग्जाम में आपको भी पता है दे डोंट अलाउ यू कि आप पेपर वगैरह कुछ अपने साथ लेकर जा पाओ। तो जैसे जैसी चीजें मुझे याद थी वैसे वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास और क्या क्वेश्चन आए थे, हमसे पूछा गया था एसएलआर सिक्योरिटीज में क्या क्या आ जाता है। तो आपको याद होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं वो हमारी एसएलआर में आती हैं। इसके अलावा हम कैश गोल्ड ये भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अगर हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेंट है उसको हम क्या इनकम की तरह लेंगे फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यस, रेंट को हम इनकम की तरह लेते हैं। आगे बात की गई है कि यहाँ पर हम कौन से चेंजेस नहीं करते हैं हमारी कैश बुक में। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में दिया गया था कि जो आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं पासबुक में, ठीक है, क्योंकि कोई भी आपके पास कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री करते हो। ओके, चलिए, इसके अलावा आपसे पूछा गया है ब्रेक इवन क्या होता है, ये मॉड्यूल डी का क्वेश्चन है, राइट। अगर हम बात करें, ये वाला क्वेश्चन आपका कैश बुक का कहाँ से आ रहा है, ये आपका आता है मॉड्यूल ए में रहता है, बीआरएस का, है ना। अच्छा, रेंट इनकम को हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारा टैक्सेशन से रिलेटेड हो जाता है मॉड्यूल डी में। चलिए, ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन इतना रिवेन्यू अपना बना चुकी होती है जितना कि उसने अभी तक अमाउंट खर्च किया होता है ना, तो जो हमारी इनपुट कॉस्ट होती है उसके बराबर हमारा जो भी रिवेन्यू है वो हो जाता है। इसके बाद में आपसे पूछा गया था कि एक जो बॉन्ड होल्डर होता है उसको हम कैसे रेफर कर रहे होते हैं। तो आप सबको पता है जब बॉन्ड खरीदा जाता है तो बॉन्ड को हम एक डेट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। ठीक है, तो जब हम डेट ले रहे हैं किसी से भी तो हमारे लिए वो क्या हो जाते हैं, कंपनी के लिए वो क्रेडिटर हो जाते हैं। आगे बात की गई है, यहाँ पर फोरफिटिंग एंड फैक्टरिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो माइट भी, जितना मुझे याद है, यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस पूछा गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, फोरफिटिंग आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए होता है और फैक्टरिंग आप डोमेस्टिक सेल्स में भी ले सकते हैं उसका फायदा।
तो यहाँ पर इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आपका आया था। देन आया था कि हमारे पास में जो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस है वो कहाँ पर हम बैंक की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि बैंक की अगर हम बैलेंस शीट में इसको कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्वेश्चन है आपका कि बुलेट पेमेंट हमारी लोन रिपेमेंट में क्या होती है। ठीक है, तो बुलेट रीपेमेंट में हमने देखा था, कहां पर देखा है बुलेट रीपेमेंट का क्वेश्चन हमारा कहां पर आता है। देखो बुलेट रीपेमेंट एक तो आरबीडब्ल्यू का भी एक हिस्सा है, इसके अलावा आपके मॉड्यूल सी में भी आप बुलेट रीपेमेंट्स का हिस्सा देखते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री आपसे पूछी गई थी। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली जब आप अपनी कैश बुक से पासबुक में या पासबुक से कैश बुक में कोई अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब अकाउंट से हो सकता है अपने कैश निकाला हो या फिर कैश डिपॉजिट किया हो बैंक में, तो ओवरऑल एसेट्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, तो हम कॉन्ट्रा एंट्री बनाते हैं। चलिए, फिर है फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास अगर हम बात करें फॉरेंसिक ऑडिट देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड थे किसी भी कंपनी के, उनको हम यहाँ पर ऑडिटिंग करते हैं और फैक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनको हम कोर्ट ऑफ लॉ में यूज करते हैं। बेसिकली जब तक हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है तब तक हमें ये ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई लीगल एक्शन लिया जा रहा है तो हमें प्रूफ्स दिखाने होते हैं, जिसके लिए हम फॉरेंसिक ऑडिट यूज करते हैं। ये मैंने आपको हमारी 45 डे सीरीज में भी कवर करवाया था। आगे बात करते हैं, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट है आपका, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि उसको कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, लेजर्स, डे बुक्स, कैश बुक, अकाउंट बुक्स या फिर अदर रिकॉर्ड्स जो भी हम बनाएंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमारा एडजस्टमेंट एंट्रीज के ऊपर था, जहां पर हमें अपनी एडजस्ट करनी थी एंट्रीज को। ठीक है, तो ये हमारा किसका हिस्सा है, ये आपका मॉड्यूल ए का हिस्सा है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट अराइजेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हमें जब ऑब्लिगेशन होती है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी जो भी गुड्स हैं उनको सप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर या तो हमारे पास ऑब्लिगेशन होगी कि हम पैसों को देंगे किसी को अगर हमें कहीं से गुड्स आ रहे हैं, या फिर हमें अमाउंट मिल रही होगी जिसको भी हम गुड्स भेज रहे हैं। तो यहाँ ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर है, मतलब हमारे पास गुड्स आने वाले हैं, इनको हम कौन से सेक्शन में आउटलाइन कर रहे हैं, और अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो इसको हम कौन से सेक्शन में लेकर चल रहे हैं। इसके बाद में आया है डेप्रिसिएशन को हम कौन से एसेट्स पर लेकर चलते हैं, तो लैंड मशीनरी इनके ऊपर लेकर चलते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। इसके बाद में पूछा गया है इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आपको पता है चेक, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट्स और बिल रिसीवेबल या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे क्या होते हैं, ये हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसलिए शेयर सर्टिफिकेट हमारा क्या नहीं है, यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। ये भी हमारे मॉड्यूल ए का ही हिस्सा है। अब यहाँ पर पूछा है कि जब हम वेजेस पे कर रहे हैं मशीनरी इंस्टॉलेशन के लिए, तो कौन से अकाउंट को हम डेबिट कर रहे होते हैं। तो आपको जब मैंने ये वाली एंट्रीज करना सिखाया था हमारी इंपॉर्टेंट डे सीरीज में और क्लासेस में भी, तो मैंने आपको बताया है वहां पर कि जब भी हम वेजेस पे कर रहे हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पर, तो जो हमारी अमाउंट पूरी मशीनरी को परचेज करने में लगी है, हम वहीं पर इसको भी मेंशन करते हैं। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा मशीनरी अकाउंट में चला जाता है। चलिए, अब आती है बात आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है और एनपीवी वगैरह। तो आपके पास में मॉड्यूल सी में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर है, ठीक है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर से आएगा आपको ये क्वेश्चन, मॉड्यूल सी। मैंने आपको सिखाया भी था कि आईआईआर हम कैसे निकालते हैं, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल रहे होते हैं, और मैंने आपको कुछ फॉर्मूले भी बताए थे क्लास में। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपके ऊपर क्वेश्चन है कि कैपिटल क्या क्या चीज से मिलकर बनता है, सिर्फ इक्विटी होती है हमारी, सिर्फ डेट होती है, या दोनों होती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा था, हमारे पास डेट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकती है और प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। अच्छा,
आगे पूछा गया है कि कौन सी साइड में बैलेंस शीट की अगर हम एक एडवांस ले रहे हैं जिससे कि हमें इनकम मिल रही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर जब हम एडवांस का क्या हो गया, इसका मतलब एडवांस हमारा जब हम लोन देते हैं, तो अगर हम लोन दे रहे हैं तो यहाँ पर वो हमारे लिए एक एसेट बन जाता है, तो एसेट साइड में आएगा। चलिए, अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रेशियो है जिससे में हम क्या कर रहे हैं, जिसको यूज कर कर हम शॉर्ट टर्म लोन्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं है, एक बार अगर हमारे पास पूरा क्वेश्चन होता तो हम इसको निकाल पाते कि ये करंट रेशियो की बात कर रहे हैं हमसे, या फिर ये हमसे डेट टू इक्विटी रेशियो की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं है। फिर हमारे पास कुछ आरबीआई के प्रोविजन से रिलेटेड है क्वेश्चन यहाँ पर। इसके बाद में हमसे पूछा गया है कि वर्किंग कैपिटल जो है उसके लिए हम किस तरह से अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। देखिए, यहाँ पर ना क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कंप्लीट नहीं है, एज यहाँ पर जितना टाइम मुझे रिकॉर्डिंग के लिए मिला था उतना मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया था। बैलेंसिंग ऑफ बुक्स के लिए पूछा गया है कि अगर हमारे पास कैश बुक है और पासबुक है तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको बैलेंस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि हमें कुछ कई बार क्या करना होता है, हमारी कैश बुक में कुछ एंट्रीज को एंटर करना होता है, और कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो पासबुक है वहां पर अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं किया होता है, जैसे चेक हमने प्रेजेंट कर दिया है लेकिन बैंक ने अभी उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है, हमारे अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं हुए, तो इस तरह से हम बैलेंसिंग करते हैं। तो ये हमारा किस में आ जाता है, ये हमारा बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आ जाता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बात करें रेशियोज की तो ये हमारा किस में आता है, मॉड्यूल सी के सेकंड चैप्टर में आता है। अच्छा, अगर हम बात करें बैलेंस शीट में हम किस तरह से चीजें ला रहे हैं, ये मॉड्यूल ए का क्वेश्चन हो गया, और कैपिटल कॉम्प्राइज वाला हमारा किसका क्वेश्चन है, मॉड्यूल बी का सी का क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर मॉड्यूल डी से उतने क्वेश्चन अभी तक देखने के लिए नहीं मिले जितने ए, बी और सी से देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर आती है बात पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर हम कर रहे हैं तो वो कौन सी इसके अंदर आएगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा या फिर हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। यहाँ पर पूछा गया है ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो ये डेफिनेटली आपके लिए 0.5 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा। फिर बैंक रिकंसिलिएशन की डेफिनेशन क्या है। अब आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बीआरएस से ही आपके यहाँ पर एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं, जबकि अगर हम बात करें अक्टूबर 2023 की तो उस टाइम पर बीआरएस से सच कुछ खास क्वेश्चन हमें देखने के लिए नहीं मिले थे। फिर आपसे पूछा गया है रिटायरमेंट ऑफ विल, या फिर जो हमारी रिबेट होती है वो हम अगर ये हमारी किसी भी डेट से पहले हो जाती है तो हमें क्या मिलता है। तो बेसिकली अगर हम पेमेंट पहले ही कर देते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमें मिल जाता है। अच्छा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है शेयर्स का तो अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो बिडिंग वाला प्रोसेस हमारा रहता है जहां पर कुछ लोगों को शेयर्स अलॉट हो जाते हैं और कुछ लोगों को नहीं होते हैं, जैसे आपको पता होगा शेयर मार्केट में रहता है ना जब कोई आईपीओ आता है। फिर बिल पेएबल हमें किस तरह से एंट्री करनी है, तो यहाँ पर किस बुक के लिए पूछा है, अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री कर रहे होते हैं। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब आगे आती है जीएसटी ऑन बैंकिंग ट्रांजेक्शन फीस एंड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस रेट कितना है, तो वो अभी हमने देखा था कि 18% बढ़कर हो गई थी। तो ये हमारा मॉड्यूल डी का चैप्टर में से आया है, ठीक है। मॉड्यूल डी में हमारे पास एक चैप्टर है अलग से जीएसटी, ये वहां से आया है। कैश बुक जो है वो किसका पर्पस सर्व कर रही है, बोथ अ जनरल एंड अ लेजर, ओके। तो यहाँ पर कैश बुक से अगेन हमारे पास क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। अब आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्रांच ए जो है ऑफ अ बैंक ग्रांट्स अ लोन टू ब्रांच बी ऑफ द सेम बैंक। तो यहाँ पर एक ब्रांच से हम दूसरी ब्रांच में क्या कर रहे हैं, अमाउंट भेज रहे हैं, तो ये किसमें आ जाएगी, इंटर ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर आ जाएगी। फिर है वाईटीएम के ऊपर क्वेश्चन की वाईटीएम जो है वो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स में आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि टोटल रिटर्न हमें कितना मिलेगा अगर हम बॉन्ड को उसके मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करके चलते हैं, और क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जो भी इसकी कूपन पेमेंट है, परचेज प्राइस और फेस वैल्यू है मैच्योरिटी पीरियड पर, ठीक है। चलिए, टर्म फॉर साइनिंग ऑन द बैक ऑफ अ चेक, तो चेक बुक के हम जब पीछे साइन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है कि अगर बॉन्ड प्राइस चेंज हो रहा होगा तो इंटरेस्ट रेट पर क्या डिफरेंस पड़ेगा। तो आपको पता है बॉन्ड प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनाता है,
तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आए होंगे अकॉर्डिंगली हमने किया होगा। विच इज सोर्स ऑफ फंडिंग, तो यहाँ पर अलग अलग सोर्सेज दिए होंगे जहां पर आंसर इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग रहा होगा। फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी थी जहां पर हमें बताना था कि कौन कौन से करंट एसेट्स हैं इनके अलावा, ठीक है। तो कैश, कैश इक्विवेलेंट्स सच एज चेकिंग अकाउंट बैलेंस, मनी ऑर्डर्स, सम यूएस ट्रेजरी बिल्स, तो ये तो हमारे करेक्ट हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर एक्सेप्ट बोला था इन्होंने, तो इनकरेक्ट बताना है, इसलिए करेक्ट वाले को हम यहाँ पर इनकरेक्ट में ले आएंगे। लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर दी गई थी एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्ट में हमारे पास आते जो कि हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे सही वाले, लेकिन इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है तो हमें इसको आंसर करना था। अब और क्या क्वेश्चन आया है, यूनिट और सिंगल आउटपुट मेथड जो हैं वो कब यूजफुल नहीं होते। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जब मल्टीपल ग्रेड्स ऑफ सेम प्रोडक्ट हमारे होते हैं, ठीक है। यूनिट प्रोडक्ट हम कब यूज कर रहे थे, हम जब मास में एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन इन्होंने पूछी है, तो इसे क्या बोल रहे थे, हम एक बफर की तरह यूज कर रहे थे, जो भी हमें इनपुट कॉस्ट रिक्वायर्ड थी उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कैपिटल साथ में लेकर चल रहे थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछे हैं, देखो मैं आपको कितनी बार बोलती हूँ कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद कर लो, है ना। तो यहाँ पर या तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा गया होगा या फिर एएस में आपसे पूछा गया होगा, दोनों ही आपको याद करने हैं। एटलीस्ट जो टॉप के हमारे 20 रहते हैं उतने तो आप याद ही कर लो। फिर आपसे पूछा है कमीशन अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हम उसे कौन से अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। तो कमीशन हम किस में डालेंगे, कमीशन हमारे सरप्लस और रिजर्व वाले अकाउंट में हो जाएगा, एक हमारी क्या होगी ये इनकम के तौर पर आती है ना। चलिए, कैश ट्रांजेक्शंस जो हैं उनको हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं इन द कैश अकाउंट ऑफ द जनरल लेजर। तो जनरल लेजर जो है वो अगर हमारी ब्लैंक है तो हम कैश ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने आपको जब जनरल लेजर की एंट्रीज करनी सिखाई थी तो आपको पूरा कैश का समझाया था कि कैश जब जा रहा होता है हमारे पास से तो हम उसे कैसे मेंशन करते हैं, तो हम उसी तरह से करेंगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो सकती है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हमारी उसको हम यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉस्ट मानकर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, देखो ये सारी चीजें ना मैं चाहूँ तो आपको अभी भी बैठकर पढ़ा सकती हूँ, लेकिन फिर 100 के अराउंड क्वेश्चंस कराने में 2-3 घंटे आराम से निकल जाएंगे। जबकि मेरी ऑलरेडी आपको पता है यूट्यूब पर भी एक सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट डेज की, अलोंग विद दैट मैं आपको पेड क्लासेस में भी ये सारी चीजें पढ़ा रही हूँ। तो आपको अगर आप पेड क्लास के स्टूडेंट हैं तो वहां से पढ़ लीजिए, अदरवाइज जो हमारी इंपॉर्टेंट डे सीरीज है वहां से चीजें कवर कर लीजिए, बिकॉज 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाना थोड़ा मेरे लिए भी यहाँ पर मुश्किल होगा। चलिए, टर्नओवर रेशियो का आपका पूछा है कि यहाँ पर जो हमारा टर्नओवर रेशियो है वो अगर 6 है किसी कंपनी का और एवरेज स्टॉक वैल्यू आपकी 8,000 पर ईयर है, तो जो सेलिंग प्राइस है अगर वो 25% हाइयर होता कॉस्ट प्राइस से तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले को निकालकर हमें हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम हमारा सेलिंग प्राइस माइनस सीओजीएस कर क्या निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें, अभी के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे ध्यान में जो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप इनको समझकर सिर्फ और सिर्फ ये समझिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप कितने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद दैट अब आपको अपनी कैसी स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसकी ज्यादा बेटर क्लैरिटी आपको मिल पाई होगी। चलिए, अब अगर हम बात करें हमारे विश्वास दिवस सेल की, तो आप सभी को पता है पीडब्ल्यू मना रहा है विश्वास दिवस। तो यहाँ पर हम सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं काफी सारे ऑफर्स, जिसमें हम 60% ऑफ दे रहे हैं हमारे सभी लाइव बैचेस और महापैक्स पर। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी वैलिडिटी आपकी कब तक है, तो इसकी वैलिडिटी आपकी 4 मार्च तक है। हम अगर बात करें यहाँ पर क्या क्या प्राइसिंग है, तो प्राइसिंग इसकी रहेगी 2399। अगर हम जैब का महापैक खरीद रहे हैं 6 महीने वाला, 12 महीने का खरीदेंगे तो 3599 और 24 मंथ वाला 5599। जैब महापैक से आपको क्या क्या चीजें मिल रही होंगी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर मिल रहा है हमारी सभी लाइव बैचेस, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे एमसीक्यूज है, मॉक्स है, सबकी एक्सेस मिलेगी। 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिल रहा होगा। तो 15 से ज्यादा बैचेस हमारे लॉन्च हो जाएंगे इस आपका जो भी पीरियड रहेगा उसमें।
तो उनकी सभी की एक्सेस आपको होगी। 200 से ज्यादा क्लास नोट्स की एक्सेस होगी, 2000 से ज्यादा लाइव क्लासेस की, 500 से ज्यादा मॉक्स, क्विजेस एंड नोट्स की, इसके अलावा 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा। ओके, आगे अगर हम बात करें हमारे JIIB MCQ बैच की, तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस में ही MCQ सॉल्व करवाए जाते हैं एग्जाम लेवल के। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है। इस बैच में मैं आपको क्वेश्चंस के साथ में सॉल्यूशंस भी सॉल्व करवाती हूँ और चीजें बताती हूँ, ठीक है। ऐसे ही हमारी बाकी तीनों फैकल्टीज भी करवाती हैं अपने अपने सब्जेक्ट के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग है 1799। दूसरा अगर आप देख सकते हैं हमारे इंडिविजुअल बैचेस, तो इंडिविजुअल बैचेस आपके लिए रहेंगे 599 के। तो अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल पीपीबी आपका क्लियर नहीं हुआ था लास्ट टाइम, तो आप अरविंद शुक्ला सर से यहाँ पर JIIB का पीपीबी बैच ले सकते हैं और यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप RBWM का बैच ले सकते हैं या फिर IEFS का या फिर AFM का, ओके। और हमारा इसके साथ में चल रहा है ऑफिसर्स जैप प्लस फाउंडेशन प्लस MCQ बैच, जहां पर हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, उसके बाद में हम आपको लाइव क्लासेस में MCQ सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी बुक्स की, तो आप लोगों को दोस्तों पता है कि हमारे यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं JIIB की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि सभी कॉन्सेप्ट काफी कंसाइज वे में आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं अलोंग विद MCQs, ठीक है। तो यहाँ पर ये बुक्स आपको Amazon और फ्लिपकार्ट पर मिल जाती हैं। इनका प्राइस है 1224। आप क्या करोगे, आप जाओगे और Amazon और फ्लिपकार्ट पर जाकर सर्च करोगे JIIB बैंकर एज, तो आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और इम्पोर्टेंट डेज हेल्प की जो हमारी सीरीज चल रही है, इनका पूरा फायदा उठाकर आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको MCQs भी लगाने हैं, लाइव क्लासेस भी करनी है, तो आप हमारे महापैक ले सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा बेटर प्रिपरेशन और शॉर्ट सक्सेस का फॉर्मूला मिलेगा। थैंक यू।